नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ अहम मोड़। मतलब वो दौर जब यूरोप से कंपनियां यहाँ आईं और फिर कैसे भारत आज़ाद हुआ। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, तो उन्हीं के सहारे एक गहन पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। ये नोट्स हमें एक ढांचा देते हैं यूरोपियों के आने से लेकर 1947 तक। पर हम सिर्फ लिस्ट नहीं पढ़ेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इनके बीच के कनेक्शन समझें। कैसे व्यापार से बात सत्ता तक पहुंची, अंग्रेजों की नीतियां, फिर आज़ादी की लड़ाई, वो सब कैसे जुड़ा है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स में सबसे पहले पुर्तगालियों का जिक्र है। वास्को डी गामा 1498 कालीकट। ये तो मतलब एक नए रास्ते की शुरुआत थी। हाँ बिल्कुल, ये समुद्री रास्ता खुलना बहुत बहुत बड़ी बात थी उस समय। मसालों का व्यापार, यूरोप और भारत के बीच सीधा कनेक्शन। फिर पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आए। अंग्रेज आए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर। फिर फ्रांसीसी आए 1664 में। अच्छा। शुरू में तो सब व्यापारी ही कर रहे थे, लेकिन जल्द ही होड़ शुरू हो गई, आपस में भी और यहाँ के शासकों के साथ भी। और ये होड़ सिर्फ व्यापार की नहीं रही होगी। नोट्स इशारा करते हैं प्लासी और बक्सर के युद्धों की तरफ। 1757 प्लासी, सिराजुद्दौला की हार। क्या यहीं से अंग्रेजों का राजनीतिक खेल शुरू हुआ? प्लासी को मानते तो हैं शुरुआत, और है भी, पर वो सीधी लड़ाई से ज्यादा छल कपट था, साजिश थी। हाँ, बंगाल का नवाब उनके हाथ की कठपुतली बन गया, लेकिन जो असली मिलिट्री पावर का प्रदर्शन था, जिसने अंग्रेजों की धाक जमाई, वो तो 1764 का बक्सर का युद्ध था। हाँ, बक्सर। उसमें तो 3 बड़ी ताकतें एक साथ हारी। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह खुद। ये तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बहुत बड़ा। बक्सर ने एकदम साफ कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, वो एक बड़ी मिलिट्री पावर है जो यहाँ की स्थापित ताकतों को हरा सकती है। और इसी जीत के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई ना जी, उससे कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। टैक्स वसूलने का अधिकार। यहीं से असल में ब्रिटिश राज की जड़ें जमनी शुरू हुई। अच्छा। तो सत्ता हाथ में आ गई, अब उसे कंट्रोल भी करना था। नोट्स में जिक्र है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। ये क्यों आया? रेगुलेटिंग एक्ट, हाँ। वो दरअसल ब्रिटिश पार्लियामेंट की पहली बड़ी कोशिश थी कंपनी के कामों पर लगाम लगाने की। कंपनी के अफसर बहुत बेलगाम हो गए थे, करप्शन बढ़ रहा था और कंपनी खुद घाटे में जा रही थी। तो इस एक्ट से कोशिश हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा रेगुलेट किया जाए। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बने। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना। फिर इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें तो डबल कंट्रोल हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी। ये क्यों? पर भी रेगुलेटिंग एक्ट काफी नहीं था, कमियां थी उसमें। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंट्रोल और कड़ा कर दिया। असल में ये ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच पावर बैलेंस बनाने की कोशिश थी। इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना जो पॉलिटिकल, मिलिट्री, रेवेन्यू, इन सब मामलों में कंपनी को निर्देश दे सकता था। और व्यापारिक मामले कंपनी के डायरेक्टर्स के पास ही रहे। तो ये डुअल कंट्रोल हो गया। इससे ब्रिटिश सरकार की पकड़ कंपनी पर बहुत मजबूत हो गई। कंट्रोल के साथ साथ जमीन से जुड़ी नीतियां भी होंगी। नोट्स में लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 के स्थायी बंदोबस्त का जिक्र है, परमानेंट सेटलमेंट। इसका क्या असर हुआ? परमानेंट सेटलमेंट, हाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। कहने को तो मकसद ये था कि रेवेन्यू की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दो, कंपनी की इनकम पक्की हो जाए, जमींदार जमीन सुधारें, जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया। पर हुआ क्या? पर हुआ उल्टा। रेवेन्यू इतना ज्यादा फिक्स किया कि जमींदार चुका ही नहीं पाते थे। कई बार जमींदारी छिन जाती थी और किसानों पर बोझ वो तो बहुत ही बढ़ गया। जमींदार शहरों में रहने लगे, जमीन से कट गए। इसने गांव के पूरे सामाजिक ताने बाने को बदल दिया। और साम्राज्य बढ़ाने के लिए भी तो कुछ नीतियां थीं, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। ये तो काफी बदनाम रही। बिल्कुल। सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जो वेलेस्ली लाए 1798-1705, वो एक तरह का मीठा जहर था। भारतीय राजाओं को कहते थे कि हम आपको बाहरी हमले से, अंदरूनी गड़बड़ी से बचाएंगे। बदले में आप अपनी सेना भंग कर दो, हमारी सेना रखो, उसका खर्चा भी आप ही उठाओ, और एक ब्रिटिश अफसर रेजिडेंट आपके दरबार में रहेगा। वो रेजिडेंट असल में राज्य के हर मामले में टांग अड़ाता था, तो राज्य अपनी आजादी खो बैठता था, बिना सीधे कब्जे हुए भी। अच्छा। और लैप्स की नीति, वो तो सीधा कब्जा ही थामा। हाँ, लॉर्ड डलहौसी 1848 से 56 की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत, वो तो और भी सीधी थी।
इसके हिसाब से अगर किसी राजा का जो अंग्रेजों के अधीन है अपना कोई बेटा नहीं है, वारिस नहीं है, तो उसका राज्य गया। तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। गोद लेने की जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसे नहीं माना। सतारा, झांसी, नागपुर कई रियासतें इसी तरह हड़प ली गईं। इससे राजाओं में बहुत गुस्सा और डर फैल गया। तो ये जो गुस्सा जमा हो रहा था राजाओं का, नवाबों का, किसानों का, क्या वही 1857 की क्रांति बना? नोट्स में चर्बी वाले कारतूसों को तात्कालिक कारण बताया है। निश्चित रूप से 1857 कोई एक दिन की घटना नहीं थी। वो चर्बी वाले कारतूस वाली अफवाह कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी है, उसने सैनिकों की धार्मिक भावनाएं भड़का दी। वो चिंगारी थी, लेकिन बारूद तो सालों से जमा हो रहा था। हाँ, लैप्स नीति, सहायक संधि से राजा नवाब नाराज, भारी टैक्स से किसान कारीगर बेहाल, और अंग्रेज जो समाज सुधार ला रहे थे, सती प्रथा बंद करना, विधवा विवाह कानून, कई भारतीयों को लगा कि ये हमारे धर्म और रिवाजों में दखल है। ये सब मिलकर फूटा 1857 में। और ये फैला भी काफी। नोट्स में नाम है दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहिब, तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल। हाँ, उत्तर और मध्य भारत में काफी बड़े इलाके में फैला। लीडरशिप अलग अलग थी, सबके अपने लोकल कारण भी थे, पर दुश्मन एक था, अंग्रेज। इसीलिए इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरा भारत इसमें शामिल नहीं था। दक्षिण भारत, पंजाब काफी हद तक अलग रहे। विद्रोह तो खैर दबा दिया गया, पर नोट्स कहते हैं कि इसका नतीजा बड़ा निकला। 1858 में कंपनी का राज खत्म, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ये क्यों हुआ और इसका मतलब क्या था? उनकी कमजोरियां दिखा दी थीं। तो भारत का शासन सीधे ब्रिटिश रानी और पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा, रानी का सीधा प्रतिनिधि। अच्छा। सेना को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें यूरोपियन सैनिक बढ़ाए गए। राजाओं को तसल्ली दी कि अब आपके राज्य हड़पे नहीं जाएंगे, लैप्स नीति खत्म। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंट्रलाइज्ड और कंट्रोल करने की कोशिश हुई। 1857 के बाद माहौल बदला होगा, राष्ट्रीय चेतना बढ़ी होगी, और फिर 1885 में कांग्रेस बनी। क्या 1857 का इसमें कोई रोल था? हाँ, सीधे तौर पर नहीं, पर इनडायरेक्टली था। 1857 की हार से पढ़े लिखे भारतीयों को लगा कि अलग अलग लड़ने से काम नहीं चलेगा। एक ऑर्गेनाइज्ड पूरे भारत के लेवल पर कोशिश करनी होगी। फिर वेस्टर्न एजुकेशन, प्रेस का रोल, रेलवे, टेलीग्राफ, इन सब ने भी एक पैन इंडिया सोच बनाने में मदद की। इसी माहौल में A.O. ह्यूम और कुछ भारतीय नेताओं ने मिलकर कांग्रेस बनाई। शुरुआत में तो ये उदारवादी थे ना, जैसे दादा भाई नौरोजी। नोट्स में उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का जिक्र है। क्या थी ये? ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत। ये बहुत पावरफुल आइडिया था। दादा भाई नौरोजी ने आंकड़ों से दिखाया कि कैसे अंग्रेजी राज भारत का पैसा निचोड़कर इंग्लैंड ले जा रहा है। भारत क्यों गरीब हो रहा है? ये अंग्रेजों के इस दावे पर सीधा सवाल था कि वो भारत का भला कर रहे हैं। अच्छा। इसने लोगों को ब्रिटिश राज के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जगाया, राष्ट्रवाद को एक आर्थिक आधार दिया। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे और भी नेता थे जो संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते थे। पर फिर कांग्रेस में ही एक गरम दल भी उभरा, लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल। इनका क्या अलग नजरिया था? इनका तरीका अलग था। गरम दल वालों को लगता था कि सिर्फ अर्जियां देने से, रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। स्वराज चाहिए तो ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, जनता को साथ लेना होगा, जरूरत पड़े तो संघर्ष भी करना होगा। तिलक का नारा था ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बिल्कुल। और 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, हाँ, उसका भी जिक्र है नोट्स में। उसने इस गरम राष्ट्रवादी भावना को और भड़का दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ, विदेशी चीजों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। क्या ये पहला बड़ा मास मूवमेंट था? हाँ, इसे पहला असरदार बड़े पैमाने का आंदोलन कह सकते हैं। खासकर बंगाल में तो जबरदस्त था। सरकार ने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंटवारा कर रहे हैं, पर असल इरादा था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, राष्ट्रवाद को कमजोर करना। पर हुआ उल्टा। बिल्कुल उल्टा। लोग सड़कों पर आ गए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, राखी बांधी, एकता दिखाने के लिए, स्वदेशी अपनाने की कसम खाई, नेशनल एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज खोले। इसने आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाया। और फिर 1915 में महात्मा गांधी वापस आए दक्षिण अफ्रीका से। नोट्स कहते हैं ये गांधी युग की शुरुआत थी। क्या बदला उनके आने से? गांधी जी के आने से आज़ादी की लड़ाई का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया।
वो अपने साथ सत्याग्रह और अहिंसा का हथियार लाए थे, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में आजमाया था। यहां आकर उन्होंने उसे भारत की जमीन से जोड़ा। सबसे बड़ी बात, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों से निकालकर गांव-गांव तक, आम आदमी तक पहुंचा दिया। कांग्रेस को एक मास ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। उनके शुरुआती प्रयोग जैसे चंपारण, खेड़ा और फिर 1919 का जलियांवाला बाग, नोट्स में इसका जिक्र है। ये कितना भयानक था? चंपारण बिहार में नील किसानों के लिए, खेड़ा गुजरात में लगान माफी के लिए। ये गांधी जी के भारत में पहले सफल सत्याग्रह थे। इनसे उनका तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन 1919 में जो हुआ, रॉलेट एक्ट आया था, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी वाला काला कानून। उसके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति से सभा हो रही थी। जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें। इस कांड ने पूरे देश को हिला दिया। अंग्रेजों के न्याय पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, वो भी खत्म हो गया। इसने गांधी जी को भी मजबूर किया कि अब असहयोग का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और इसी के बाद वो बड़े आंदोलन शुरू हुए जिनका जिक्र है 1920 का असहयोग आंदोलन। हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट से भी जुड़ा था। पहली बार लाखों लोगों ने सरकारी नौकरियां, टाइटल छोड़े, स्कूल कॉलेज, कोर्ट का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़े जलाए। फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी तक पैदल यात्रा की। ये सिंबॉलिक था, पर इसने पूरे देश में जोश भर दिया। शांति से कानून तोड़ना। और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। यह सबसे जबरदस्त आंदोलन था। इसने अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों के साथ साथ नोट्स में क्रांतिकारियों का भी जिक्र है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये धारा कैसे चल रही थी? हाँ, ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है। आजादी की लड़ाई एक ही पटरी पर नहीं चली। बहुत से नौजवान थे, खासकर जब 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया, चौरी चौरा कांड के बाद। हाँ। तो वो निराश हो गए। उन्हें लगा कि सिर्फ अहिंसा से बात नहीं बनेगी, अंग्रेजों को भगाने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठन बने। काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या, असेंबली में बम फेंकना, ये सब इसी दौर की घटनाएं। बिल्कुल। काकोरी में ट्रेन लूटकर सरकारी खजाना लूटा, सैंडर्स को मारा लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए, असेंबली में बम फेंका भगत सिंह ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए, मतलब अंग्रेजी हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। इन क्रांतिकारियों का जज्बा, उनकी कुर्बानी, उनकी सोच, खासकर भगत सिंह का समाजवाद की तरफ झुकाव, ये सब भी हमारी आज़ादी की लड़ाई का अहम हिस्सा हैं। राजनीतिक लड़ाई तो थी ही, पर नोट समाज सुधार की तरफ भी इशारा करते हैं। राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका क्या कनेक्शन था आज़ादी की लड़ाई से? बहुत गहरा कनेक्शन था। ये जो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे, ये सिर्फ सती प्रथा या बाल विवाह जैसी बुराइयों से नहीं लड़ रहे थे। ये भारतीय समाज को अंदर से जगा रहे थे, मजबूत बना रहे थे। अच्छा। राजा राममोहन राय ने तर्क पर जोर दिया, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कहकर आत्मविश्वास जगाया, विवेकानंद ने युवाओं में गर्व और सेवा की भावना भरी, विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए लड़ाई लड़ी। इन सुधारों ने समाज में एक नई सोच पैदा की, आत्मविश्वास बढ़ाया, और यही आत्मविश्वास और आत्मसम्मान आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत जरूरी था। अब हम आज़ादी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं। नोट्स में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, फिर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। हाँ, 1935 का एक्ट काफी बड़ा था। इसने प्रांतों में चुनी हुई सरकारें बनाने का रास्ता खोला, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। हालांकि गवर्नर के पास तब भी बहुत पावर थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम 1942 में क्रिप्स मिशन आया। भारतीयों का साथ चाहिए था उन्हें युद्ध में जी। तो वादा किया कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देंगे, संविधान सभा बनाएंगे। पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक तो फौरन आजादी नहीं मिल रही थी, और दूसरे इसमें कहीं ना कहीं बंटवारे के बीज भी नजर आ रहे थे। और फिर 1946 का कैबिनेट मिशन। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज जाना तो चाहते थे, पर कैसे, सत्ता किसे सौंपें? तो कैबिनेट मिशन आया, ये तय करने कि संविधान सभा कैसे बनेगी, एक अंतरिम सरकार कैसे बनेगी। कोशिश थी कि भारत एक रहे, प्रांतों को ज्यादा अधिकार मिले। पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बंटवारे के सवाल पर, खासकर जिन्ना की पाकिस्तान की मांग पर, बात नहीं बनी। और आखिर में 15 अगस्त 1947 आजादी।
लेकिन बंटवारे के साथ। हाँ, माउंटबेटन प्लान के तहत देश बंट गया, भारत और पाकिस्तान। आज़ादी मिली ये ऐतिहासिक था, लाखों लोगों की कुर्बानियों का नतीजा था, पर साथ में बंटवारे की भयानक त्रासदी भी थी। दंगे, लाखों लोग बेघर हुए, जानें गईं। कॉलोनियल रूल का एक बहुत दर्दनाक अंत। तो संक्षेप में देखें, नोट्स के हिसाब से व्यापार से शुरू होकर प्लासी बक्सर से सत्ता पर पकड़ बनी, 1857 का पहला बड़ा विद्रोह हुआ, फिर कंपनी राज खत्म हुआ, कांग्रेस बनी, नरम गरम दल आए, बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला, फिर गांधी युग आया, बड़े जन आंदोलन हुए, साथ में क्रांतिकारी भी लड़े, समाज सुधार भी हुआ और फिर आखिर में बातचीत और बंटवारे के साथ आज़ादी। बिल्कुल सही। ये पूरी कहानी कोई सीधी लकीर नहीं है। बहुत से मोड़ हैं, बहुत सी धाराएं हैं। उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, सब ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया, कभी साथ चले, कभी अलग। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक कई पहलू थे, सब आपस में जुड़े हुए थे। सही कहा। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि आज़ादी की लड़ाई की ये जो अलग अलग धाराएं थीं, क्या ये हमेशा एक दूसरे की मदद कर रही थीं या इनमें आपस में टकराव भी था, जैसे गांधी जी की अहिंसा और क्रांतिकारियों का हथियार उठाना, या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ती खाई। इन तनावों ने आज़ादी के स्वरूप को और उसके बाद के भारत को कैसे शक्ल दी होगी, इस पर सोचना शायद हमें इतिहास को और गहराई से समझने में मदद करें।